हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। जो हमारी फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका चैप्टर 1 देखेंगे, द कोल्ड वॉर एरा। तो देखो, कंटेम्प्रेरी का मतलब देख लेते हैं पहले हम, ठीक है। इसका मतलब होता है मॉडर्न वर्ल्ड या फिर प्रेजेंट वर्ल्ड। जो भी आज का टाइम हमारा चल रहा है उसको कंटेम्प्रेरी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में ये पूरी बुक है। लेकिन उससे पहले हम मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में देखें, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ था। तो देखो, स्टार्टिंग में इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा हिस्ट्री। ये थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी हमारे लिए थोड़ी सी ज़रूरी है, तभी हम आगे का चैप्टर अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखो, चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप बस मेरी जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुन लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा पूरा चैप्टर। देखो भाई, जो वर्ल्ड वॉर 1 था वो हुआ था हमारा 1914 से लेकर 1918 तक, और जो वर्ल्ड वॉर 2 था वो हुआ था 1939 से 1945 में, 1945 तक। 1945 में ये वर्ल्ड वॉर 2 हमारा ख़त्म हो गया था। तो देखो, जो वर्ल्ड वॉर 2 था ना, इसके अंदर हमारे पास दो गुंडे थे, एलाइड फोर्सेस, और एक था एक्सिस पावर। तो भाई, अब ये जो गुंडे हैं, इनकी गैंग्स भी होंगे फिर तो जो एलाइड फोर्सेस थे उसके गैंग मेंबर का नाम था ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर जो है वो आज का रशिया है, और कुछ न्यू स्टेट्स हैं जब से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था तब से। एंड यूएसएसआर को सोवियत यूनियन भी बोलते हैं। दूसरी बात, जो हमारा एक्सिस पावर है, इसके अंदर थे जर्मनी, इटली एंड जापान, ठीक है। तो देखो, स्टार्टिंग में पहले तो जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसमें यूएसए एंड यूएसएसआर ने कहा कि भाई हम तो नहीं लड़ेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन एंड फ्रांस को कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, तुम लड़ लो भाई, हम नहीं करेंगे, हम नहीं लड़ने वाले, हम नहीं हिस्सा बनने वाले वर्ल्ड वॉर 2 का, तुम लोग लड़ो आराम से। तो भाई, ये चीज़ जापान से बर्दाश्त नहीं हुई। जापान ने कहा कि यूएसए तू क्यों नहीं लड़ेगा, तू कैसे नहीं लड़ेगा, तू भी लड़ेगा। तो जापान ने क्या किया भाई, यूएसए का जो नेवल बेस था उसके ऊपर कर दिया अटैक। अब यूएसए चुप थोड़ी बैठेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। अब अटैक किया है, वो चुप नहीं बैठेगा, जवाब तो मिलेगा ही। तो यूएसए ने क्या किया, जापान की जो सिटीज़ हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी, उसके ऊपर कर दिया अटैक। और वो अटैक मुझे पता है, ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता होगा। हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर जो अटैक किया था, उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिए थे यूएसए ने, जिस वजह से पूरा जापान जो था तहस नहस हो गया था। और जो दो बॉम्ब्स थे उनके निकनेम क्या थे, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। तो ये फिर यूएसए भी आ गया भाई इसके अंदर, ठीक है। अब यूएसएसआर कैसे आया, अब देखो यूएसएसआर कैसे आया। जो यूएसएसआर था एंड जो जर्मनी था, इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती वगैरह थी। बट जर्मनी को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि यूएसएसआर हिस्सा नहीं है वर्ल्ड वॉर 2 का, क्योंकि देखो, जब भी कोई वॉर होता है तो नुकसान तो होता ही है। अब जर्मनी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं वॉर का हिस्सा हूँ और मेरा नुकसान हो रहा है, तो उसका क्यों नहीं हो रहा। भले ही दोस्त थे, लेकिन ये होता ही है। तो अब यूएसएसआर ने जो जर्मनी था और उसने कर दिया अटैक यूएसएसआर के ऊपर, जिस वजह से यूएसएसआर भी आ गया वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। और जो ये पूरा वर्ल्ड वॉर 2 था ये ख़त्म हो गया था अगस्त 1945 में, जब यूएसए ने जापान की दो सिटीज़ के ऊपर बॉम्ब डाल दिए थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर। तब ये वॉर पूरा ख़त्म हो गया था, और जो हमारे एलाइड फोर्सेस हैं वो जीत गए थे, और जो एक्सिस पावर है वो हार गई थी पूरी की पूरी। जब हमारे एलाइड फोर्सेस जीत गए और हमारे एक्सिस पावर हार गया, तो क्या हुआ फिर उसके बाद। देखो, जो ब्रिटेन और फ्रांस था, हमारे ये जो दोनों थे ब्रिटेन एंड फ्रांस, इनकी डायरेक्ट लड़ाई थी, ठीक है। इनकी डायरेक्ट लड़ाई थी जर्मनी और इटली के साथ। अब देखो, यूएसए से तो बहुत दूर है, यूएसए बहुत दूर है जर्मनी से, ठीक है, तो इसका कम नुकसान हुआ होगा। अब जब इनकी डायरेक्ट लड़ाई हुई थी इन दोनों की आपस में, तो इससे क्या हुआ, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी और इटली, इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। मिलिट्री भी ख़त्म हो गई, सारी इकनॉमी डाउन हो गई, लाइफ, प्रॉपर्टी, पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया था। और अगर किसी भी कंट्री का इकोनॉमी डाउन हो जाता है, उसकी मिलिट्री पावर नहीं रहती, तो वो सुपर पावर कैसे बन सकता है। तो क्या हुआ, ये इन सब का हो गया दी एंड। बचे हमारे पास सिर्फ यूएसए एंड यूएसएसआर। अब आप पूछोगे कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, अब पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री का क्या काम है। तो देखो, हमारा ये पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि इससे हमें ये पता चल गया कि इनकी तो बच गई बैंड, बचे सिर्फ हमारे पास यूएसए एंड यूएसएसआर। तो हमारे पास सिर्फ दो सुपर पावर्स बची, दो सुपर पावर्स बच गई हमारे पास। कौन कौन सी, यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है। अब इन्हीं के बीच में हुआ था कोल्ड वॉर।
तो अब हम यही पढ़ेंगे, इसलिए ये पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी था, जिससे हमें एक आइडिया मिल गया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो देखते हैं इसके अंदर हुआ क्या था एक्चुअली। जो क्यूबा है वो एक आइलैंड नेशन है जो जस्ट यूएसए के नीचे है, ठीक है। तो जो क्यूबा था वो एक एलाय था किसका, सोवियत यूनियन का, और सोवियत यूनियन से वो रिसीव करता था डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड, ठीक है। और इन अप्रैल 1961 जो लीडर थे यूएसएसआर के, उनको टेंशन होने लगी कि भाई हो सकता है कि जो यूएसए है वो क्यूबा के ऊपर हमला कर दे और उसको अपने अंडर में ले ले। इससे तो फिर जो हमारा रशिया, जो हमने मिलिट्री बेस बना रखा है वहाँ पर, वो नहीं रहेगा। तो फिर इन 1962 द लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन निकिता क्रुश्चेव प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू अ रशियन बेस। तो भाई 1962 में जो लीडर थे वहाँ के, निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने क्या किया, क्यूबा के अंदर रख दी न्यूक्लियर मिसाइल्स, ठीक है, हमला करने के लिए यूएसए के ऊपर। अभी मैं आपको एक मैप के उससे समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये एक मैंने बनाया है हल्का सा, मतलब देख लेना, वैसा समझ लेना, ड्राइंग में मत जाना। तो देखो ये यूएसए है, ठीक है, ये उसके जस्ट नीचे क्या है, क्यूबा, और यहाँ पर है यूएसएसआर। तो क्यूबा किसके कंट्रोल में था, यूएसएसआर के कंट्रोल में। तो यूएसएसआर ने क्या किया, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुश्चेव ने, जो लीडर थे सॉरी, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर रख दी मिसाइल्स, ठीक है। उसके 3 हफ्ते बाद जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उनको पता चला कि भाई यहाँ पे जो रख दी यूएसएसआर ने मिसाइल्स रखी हुई हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे उन्होंने, वो ये चाहते थे, और उनके जो लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि भाई यूएसएसआर अपने जो ये मिसाइल्स हैं उनको वापस बुला ले। तो इसलिए इन्होंने अनाउंस किया कि अगर एक भी मिसाइल, एक भी शिप को मैंने अपने साइड आते हुए देखा तो समझ लेना कि एक बहुत बड़ा वॉर होगा हमारे बीच, अगर एक भी मिसाइल मैंने अपनी तरफ आते हुए देख ली। तो फिर वो बेसिकली यही चाहते थे कि यूएसएसआर इन मिसाइल्स को वापस बुला ले, ताकि कोई एक बहुत बड़े स्केल पर कोई वॉर ना हो। 3 weeks later, Americans became aware of it. The US President John F. Kennedy and his advisors tried to find a solution to avoid full-scale nuclear war, but they were determined to get Khrushchev to remove the missiles and nuclear weapons from Cuba. तो देखो हुआ क्या था, मैंने आपको बताया कि जब यूएसएसआर ने जो मिसाइल्स रख दी थी क्यूबा के अंदर, उसके 3 हफ्ते बाद अमेरिकन को पता चला कि भाई इन्होंने, यूएसएसआर ने क्या किया, मिसाइल्स रख दी हैं क्यूबा में, न्यूक्लियर वेपन्स रख दिए हैं। तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं, एंड हिज एडवाइज़र्स, उन्होंने क्या किया, इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी, क्योंकि अगर नहीं निकाल पाते तो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर वॉर हो जाता फुल स्केल पे, क्योंकि न्यूक्लियर जो वॉर्स थे, न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो यूएसए के पास भी भर के थे और यूएसएसआर के पास भी बहुत सारे थे। तो दोनों के पास ही भारी मात्रा में न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल थे। But they were determined to get Khrushchev to remove the missiles and nuclear weapons from Cuba. और उन्होंने कोशिश करी उनको बोलने की, यूएसएसआर को, कि भाई तुम अपनी मिसाइल्स हटाओ यहाँ से, वरना एक बहुत बड़ा वॉर हो जाएगा और तुम्हारे और हमारे बीच में। तो फिर जो वहाँ के जो निकिता क्रुश्चेव थे उन्होंने क्या किया, हटा लिया वहाँ से मिसाइल्स, एंड दिस क्लैश बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर केम टू बी नोन एज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और ये जो क्लैश हुआ है दोनों के बीच में, देखो कोई वॉर तो हुआ नहीं है, क्योंकि जो मिसाइल्स थी वो लॉन्च तो करी नहीं गई थी। तो ये जो क्लैश हुआ है इन दोनों के बीच में, इसको ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा गया है। एंड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज अ हाई पॉइंट विच केम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर। और एक ये हाई पॉइंट था जिस वजह से कोल्ड वॉर शुरू हुआ है, और इसी को ही कोल्ड वॉर कहा गया है। अभी हम आगे कोल्ड वॉर की डेफिनेशन देखेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोल्ड वॉर। देखो कोल्ड वॉर का मतलब ठंडा वॉर बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब है इट रेफर्स टू द कॉम्पिटिशन, द टेंशंस एंड अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। जो भी ये देखो, अभी मैंने आपको एक बताया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में, जो मतलब क्लैश हुआ था दोनों के बीच में, तो वही सब मतलब जो क्लैश हो रहे हैं, टेंशंस वगैरह, कॉम्पिटिशन चल रहा है जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में चल रहा है, सोवियत यूनियन मतलब, तो इनके बीच में जो चल रही है टेंशंस, कॉम्पिटिशन, इसी चीज़ को कहा गया है कोल्ड वॉर। ठीक है, द कोल्ड वॉर वॉज द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज़। तो बेसिकली जो कोल्ड वॉर था ये एक वॉर था आइडियोलॉजीज़ का। दोनों की आइडियोलॉजीज़ जो थी वो अलग अलग थी। यूएस फॉलो करता था आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, एंड यूएसएसआर फॉलो करता था सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म।
और वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम, वो वन पार्टी सिस्टम को फॉलो करते थे। जो यूएस, मतलब देखो हमने पढ़ा था क्लास 11th में कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म के बारे में, मैं फिर भी रिवाइज़ करवा देती हूँ आपको। जो कैपिटलिज्म होता है उसका मतलब ये होता है कि जो जैसे कि आज के टाइम जैसे आज चल रहा है, मतलब पब्लिक बिजनेस करती है और उससे प्रॉफिट गेन करती है। और जो कम्युनिज्म होता है इसके अंदर स्टेट का कंट्रोल होता है बेसिकली। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फार्म है, उसके अंदर कुछ मज़दूर काम कर रहे हैं, फार्मर्स वगैरह काम कर रहे हैं उसके अंदर, तो जो भी उससे प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उससे जो भी प्रोड्यूस होगा वो आपस में बांट देंगे उनके, मतलब जो स्टेट है वो उनकी नीड के हिसाब से आपस में बांट देगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो कम्युनिज़्म होता है इसके अंदर स्टेट का कंट्रोल रहता है, और कैपिटलिज्म में नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसका एंड कैसे हुआ था, जब यूएसए ने जापानीज़ सिटीज़ के ऊपर, हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर बॉम्ब डाले थे। कौन से? लिटिल बॉय एंड फैट मैन। लिटिल बॉय डाला था हिरोशिमा पे, फैट मैन डाला था नागासाकी के ऊपर। तो इसी वजह से एंड हुआ था हमारा वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। एंड इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। इस वजह से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। क्यों हुई थी वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि 2 सुपर पावर्स बच गई थी। कौन कौन सी? यूएसए एंड यूएसएसआर। और जो ये डिसीजन था यूएस के, वो बोथ क्रिटिसाइज्ड एंड सपोर्टेड, मतलब उसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया इस डिसीजन को और सपोर्ट भी किया गया। क्योंकि जो मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो यूएसए है उसने जापानीज़ सिटीज़ के ऊपर बॉम्ब इसलिए डाला होगा ताकि वो यूएसएसआर को अपनी पावर दिखा सके कि यूएसएसआर देखो हम कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। या फिर हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था लाइफ एंड प्रॉपर्टी का ब्रिटेन एंड फ्रांस के अंदर। तो इस वजह से हो सकता है उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म करने के लिए किया गया हो। और इस वजह से क्या हुआ, 2 नई सुपर पावर्स निकल कर आ गई हमारे पास, यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है। और इनके पास इतनी एबिलिटी आ गई थी टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स एनीवेयर ऑन अर्थ, ठीक है। एंड जो ये कोल्ड वॉर था ये कोल्ड वॉर ही रहा, हॉट वॉर नहीं बना। क्यों नहीं बना? ड्यू टू द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। देखो अब ये कोल्ड वॉर कोल्ड ही क्यों रहा, हॉट में क्यों नहीं बदला? इसका रीज़न सिर्फ यही है, लॉजिक ऑफ डिटरेंस। इसका मतलब है व्हेन बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। इसका मतलब ये हुआ जब दोनों साइड्स के पास इतनी कैपेसिटी हो कि एक दूसरे के अटैक का जवाब दे सके अच्छे से। अगर यूएसएसआर ने अटैक करा यूएसए के ऊपर तो यूएसए अच्छे से जवाब दे सकता है। तो इसी चीज़ को लॉजिक ऑफ डिटरेंस बोला गया है। इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा और दोनों में से कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता वॉर, दोनों में से कोई भी वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप खुद सोचो, मैंने आपको बताया था कि यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों के पास भर भर के न्यूक्लियर वेपन्स है, इसके पास भी। अगर इसने अटैक किया यूएसएसआर के ऊपर तो ये चुप नहीं बैठेगा, ये भी करेगा अटैक। दोनों ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहेंगे और ये भी ख़त्म। बताओ, कुछ गेन ही नहीं हो रहा इसके अंदर दोनों के भी। तो ये दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते वॉर, क्योंकि दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे फिर, कोई फ़ायदा ही नहीं है वॉर करके। इस वजह से ये एक कोल्ड वॉर ही रहा, हॉट वॉर नहीं बना। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। तो देखो, the 2 superpowers, that is the US and USSR, wanted to expand their spheres of influence in different parts of the world. Hence they decided to take help of the smaller countries. तो भाई जो हमारी ये सुपर पावर्स थी यूएस एंड यूएसएसआर, ये चाहती थी अपना स्पेयर, जो अपना इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाना चाहती थी। देखो मैंने आपको बताया जो कोल्ड वॉर था ये एक वॉर था आइडियोलॉजीज़ का। तो बेसिकली ये यही चाहती थी कि जो इनकी आइडियोलॉजीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करे, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करे और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ इनकी आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करे। तो यूएस भी यही चाहता था और यूएसएसआर भी यही चाहता था। तो दोनों ने क्या किया, डिसाइड किया टू टेक द हेल्प ऑफ द स्मॉलर कंट्रीज़ की हेल्प लेना शुरू करी। अब स्मॉलर कंट्रीज़ इनकी हेल्प क्यों करें भला? वो हेल्प इनकी इसलिए करेंगी क्योंकि द स्मॉलर कंट्रीज़ गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक हेल्प। क्योंकि उनको एक प्रॉमिस मिल रहा था प्रोटेक्शन का, वेपन्स का और इकोनॉमिक हेल्प का, कि अगर तुम्हें कोई भी इकोनॉमिक हेल्प चाहिए तो तुम हमसे लोन ले सकते हो अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो इस वजह से स्मॉल कंट्रीज़ उनकी हेल्प करेंगी। द फर्स्ट डिवीजन टुक प्लेस इन यूरोप। अब देखो टू सुपर पावर्स हैं हमारी यूएस एंड यूएसएसआर, उनका क्या फ़ायदा हो रहा है?
सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हीं का हो रहा है, क्योंकि जो उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं वो बढ़ेंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी लोगों को, और जितनी ज़्यादा उनकी आइडियोलॉजीज़ बढ़ेगी उतनी ज़्यादा ये एक दूसरे को दिखा सकेंगे कि हम कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इस वजह से उनका बहुत बड़ा फ़ायदा है इस चीज़ में। बाकी उनको जगह मिल रही है, एक लोकेशन मिल रही है एक दूसरे के ऊपर नज़र रखने के लिए, एक दूसरे के ऊपर स्पाई करने के लिए, ठीक है। द फर्स्ट डिवीज़न टुक प्लेस इन यूरोप। जो फर्स्ट डिवीज़न हुआ कहाँ पर हुआ? यूरोप में हुआ। देखो ये जो यूरोप मैप बनाया हुआ है, फिर से प्लीज़ मेरी ड्राइंग में मत जाना आप। तो देखो जो ये यूरोप का बना हुआ है, इसके 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। आधा हिस्सा चला गया यूएसए की तरफ और आधा चला गया यूएसएसआर की तरफ। ये बुक में दे रखा है, आप बुक में चेक कर लेना, एनसीईआरटी की बुक में। तो देखो हमने देखा कि कैसे यूरोप 2 हिस्सों में बट गया, ठीक है। तो जो मोस्ट कंट्रीज़ ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएस एंड दस केम टू बी नोन एज वेस्टर्न अलायंसेस। जो वेस्टर्न यूरोप साइड था, ठीक है, वहाँ की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ किसके साइड हो गई? यूएस के साइड हो गई, और उनको क्या कहने लगी? वेस्टर्न अलायंसेस बोलने लगे। द कंट्रीज़ ऑफ द ईस्टर्न यूरोप जॉइन द सोवियत कैम्प एंड केम टू बी नोन एज ईस्टर्न अलायंसेस। और जो ईस्टर्न यूरोप साइड था, वहाँ की जो कंट्रीज़ थी उन्होंने ज्वाइन कर लिया सोवियत कैम्प को, और उनको क्या नाम मिल गया? ईस्टर्न अलायंस। उसके बाद जो वेस्टर्न अलायंस थी उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली अपनी, जिसका नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेटो, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी अप्रैल में 1949 में विद 12 अदर स्टेट्स, ओके। एंड नेटो डिक्लेयर्ड दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। तो जो वही नेटो था उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अगर हमारे मतलब यूरोप के ऊपर और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर अगर एक भी वॉर हुआ, आर्म अटैक किसी ने किया, तो ये समझ लेना कि ये सब के ऊपर हुआ है, किसी एक के ऊपर नहीं हुआ है, और फिर उसका बदला लिया जाएगा। द ईस्टर्न अलायंस ऑल्सो नोन एज वार्सो पैक्ट वॉज लेड बाय सोवियत यूनियन। देखो जैसे हमारा वेस्टर्न अलायंस था, ऐसे ही एक ईस्टर्न अलायंस भी था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। इसको वार्सो पैक्ट भी बोलते हैं, और ये सोवियत यूनियन के अंडर था। एंड इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1955, ओके। एंड इसका मेन प्रिंसिपल फंक्शन क्या था? वॉज टू कंट्रोल नेटोज फोर्स इन यूरोप। जो यूरोप में नेटो की जो फोर्सेज है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। और जो इन दोनों के अलावा हमारे पास एक और था, नम। देखो जो हमारा नेटो है उसको वो फर्स्ट वर्ल्ड है, वार्सो पैक्ट हमारा सेकंड वर्ल्ड है, और जो नेम है हमारा वो थर्ड वर्ल्ड है। ये वो वर्ल्ड है जो ये कह रहा था कि ना तो हम फर्स्ट वर्ल्ड में इंक्लूड होंगे ना ही सेकंड वर्ल्ड में इंक्लूड होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं जिनको अभी अभी तो इंडिपेंडेंस मिली है, अभी अभी आज़ादी मिली है, और ये अब फिर से किसी के अंडर नहीं रहना चाहते थे। इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए था ग्रो करने का, अपनी इकोनॉमी को सुधारने का, अपने सोशल लाइफ को बेटर करने का। तो इस वजह से इन्होंने मना कर दिया कि ना तो हम तुम्हारे नेटो का हिस्सा बनेंगे ना ही वार्सो पैक्ट का हिस्सा बनेंगे। तो इसका ये हमारी मूवमेंट है नम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। और इसके 5 फाउंडर्स हैं, और ये जो 5 कंट्रीज़ दिखा रखे हैं आपको दिख रही हो, ये वो कंट्रीज़ जिनको अभी अभी मतलब इंडिपेंडेंस मिली थी। आप एग्जांपल ले सकते हो इंडिया का, जिसको 1945 में इंडिपेंडेंस मिली, और 1949 में आ गया हमारा नेटो, और 1955 में आ गया हमारा वार्सो पैक्ट। तो इसलिए इन लोगों ने मना किया कि हमें अभी किसी के अंडर नहीं आना, हमें भी टाइम चाहिए। और यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड घाना, ये सारी वही कंट्रीज़ हैं जो मतलब ब्रिटिश रूल के अंडर में थी, ठीक है। तो जो यूगोस्लाविया अभी डिसइंटीग्रेट हो गया, मैप में मत ढूंढना, नहीं मिलेगा आपको। तो यूगोस्लाविया से थे हमारे जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, और इजिप्ट से गैमल अब्देल नैसर, इंडोनेशिया से सुकार्नो, एंड घाना से क्वेम नुक्रमा। तो ये जो है ये सारे के सारे 5 फाउंडर्स हैं हमारे नम के। तो चलो अब हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, हमने ये सब देखा। उसके बाद हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखी, कैसे मतलब दोनों के बीच में जो क्लैश हुआ वो सब देखा हमने। उसके बाद हमने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था उसके बाद हमने देखा द इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। हमने ये देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 कैसे एंड हुआ था, 2 बॉम्ब्स के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने अलायंसेस देखी, कौन कौन से अलायंसेस थे, नेटो, वार्सो पैक्ट, और हमने बाद में इसके बारे में पढ़ा नम के बारे में, नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अब हम बाकी की जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट 1 to 2 डेज़ में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।